नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुबे स्वागत करता हूं आपका रविंदर की पाठशाला में। हमने पिछली कक्षा में भारत की संसद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बारे में थोड़ा सा जाना था। हमने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया था, जिनमें हम देखते हैं कि हमने राज्यसभा, लोकसभा वो क्या है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, वो सब हमने देखा था। फिर हमने बात की थी दोनों में सदस्यता कैसे, उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या क्या थी। लोकसभा, राज्यसभा दोनों के लिए ही कौन कौन मेंबर बन सकते थे, कौन कौन नहीं बन सकते थे, हमने वो सब देखा था। और हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी जिसको हमने दल बदल नाम दिया था। दल बदल वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे चलते हुए देखेंगे राज्यसभा लोकसभा में अंतर क्या है, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बीच बीच में हमसे पूछे जाते हैं, कई पेपरों में पूछे जाते हैं, वो भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ही बता देता हूँ ताकि क्लियर रहे, और एक एक जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी और कई बड़े एग्ज़ामों में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, संसद का ये जो प्रावधान है, इस संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद 79 है, यहाँ से लेकर 122 तक है। ठीक है, संसद का ये प्रावधान भाग 5 में है और अनुच्छेद यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हमें बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही देखने हैं, सारे नहीं देखने हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 80, जिसमें लोकसभा के बारे में प्रावधान है। फिर 81, जिसमें राज्यसभा के बारे में प्रावधान है। ठीक है, इसमें राज्यसभा का वही कार्यकाल वगैरह थोड़ा बताया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं बताया कि हाँ इतना रहेगा, जो संसद तय करे उस पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी हुई है। जैसे राज्यसभा का कार्यकाल मैंने बताया था पिछली क्लास में, कितना होता है, नॉर्मली 6 साल का होता है। हर दो तीसरा वर्ष जो होता है, मतलब हर तीसरे वर्ष जो इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो क्या होते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, ये विघटित भी नहीं होती, वो सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, 1/3 सदस्य हर, मतलब दूसरा वर्ष खत्म होता है, तीसरा शुरू होता है, उसमें क्या होता है, ये अपना पद छोड़ देते हैं, कितनी ही बार चुने जा सकते हैं, ये सब किसमें बताया हुआ है, राज्यसभा के बारे में इसमें। फिर उसके बाद आप आर्टिकल याद रखेंगे 85। इसमें क्या है, संसद का सत्रावसान, स्थगन, ये सब स्थगन, सत्रावसान, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये भी हम आगे देखेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आप आर्टिकल 88 याद रखें। आर्टिकल 88 में मंत्री और महान्यायवादी, मंत्री और महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, इनके क्या क्या अधिकार हैं यही समझ लेते हैं, क्योंकि अभी आगे भी देखना है। देखिए, मंत्री और महान्यायवादी के अधिकारों में क्या क्या है। यदि कोई मंत्री संसद की जो भागीदारी है उसमें लोकसभा का सदस्य है, तो वो राज्यसभा की भी भाषण में, उसकी बैठक में हिस्सा ले सकता है। ऐसे ही महान्यायवादी भी संसद के किसी भी सदन में बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते। ठीक है, अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, केवल वोट नहीं देंगे। और मंत्री क्या है, वो राज्यसभा का मंत्री है तो लोकसभा में भी बैठ सकता है, लेकिन वोट कहाँ देगा, जिस सदन का वो सदस्य होगा। ठीक है, बैठक में हिस्सा तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। वोट किस में देगा, जिसका वो सदस्य है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखें आर्टिकल आप याद रखें 108, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे 105 भी थोड़ा आप याद रख सकते हैं। इसमें संसद के विशेषाधिकारों के बारे में प्रावधान है। विशेषाधिकारों के बारे में क्या प्रावधान है, जैसे आप संसद की आलोचना वगैरह इस तरह ना करें कि उसके सम्मान में कमी हो, उनके सांसदों के बारे में आप ऐसी आलोचनाएं ना करें कि संसद के किसी भी गरिमामय स्थिति में कोई दाग लगे या कुछ भी ऐसा। ठीक है, ये अपने विशेषाधिकारों के खिलाफ सज़ा भी दे सकती है, सब कुछ कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखें आर्टिकल 108।
108 क्या है, ये क्या है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है। संयुक्त अधिवेशन, जिसको जॉइंट सेशन बोलते हैं। संयुक्त अधिवेशन जब विवाद हो जाता है किसी मुद्दे पर मुद्दे को लेकर, तब लाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति पहले मतलब बता देता है कि हाँ कब बुलाना है, और उसके बाद जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। और नियम वगैरह भी जो लागू होते हैं वो किसके होते हैं, लोकसभा के। क्योंकि ये ऐसा है कि यदि लोकसभा किसी बिल को पारित करवाना चाहती है और राज्यसभा अड़ जाए कि हाँ हम नहीं पारित करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, फिर राष्ट्रपति बुलाते हैं। फिर क्योंकि लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं और इसमें वही नॉर्मल 50+1 वोट चाहिए होता है, कोई भी बिल पारित हो जाता है। तो जीत किसकी होती है, लोकसभा की ही, इसीलिए बुलाया जाता है। फिर आर्टिकल 110 आर्टिकल बताता है हमें धन विधेयक के बारे में। मनी बिल क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था। 2-3 चीज़ें हमेशा याद करनी है। यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, पहली चीज़। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। फिर उसके बाद धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति से पूछा जाता है। और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जब वहाँ जाएगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते। ये 4 चीज़ें अगर आपको याद हैं, इसी से ही क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाला, और आप कर लेंगे। उसके बाद आप याद रखें 111 आर्टिकल, जब भी राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है, राष्ट्रपति के पास विधेयक, हमने देखा है स्वीकृति देगा, अपने पास रखेगा, या पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो और फिर भेज दिया संसद के सदस्यों ने, तो क्या होगा, स्वीकृति देनी पड़ेगी। ये सब किस में है, 11 में। फिर आर्टिकल 112, इसको याद रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। मैंने पहले भी बताया इसके बारे में। बजट शब्द का हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। जो 112 है इसी में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसी को हम बजट बोलते हैं। फिर आर्टिकल 114 याद रखिए, जिसमें हम अनुदान की मांगे जो करते हैं उनके लिए जो बिल आया जाता है, ठीक है, उसमें इसमें जैसे जो हमारी वो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें से जब पैसा निकलता है तो इसमें क्या होता है, बिल लाया जाता है। तो वो बिल किस आर्टिकल से लाया जाता है, 114 से, ठीक है। फिर आप याद रखें आर्टिकल 117। 117 के 2 पार्ट हैं। 117 का ए एज इट इज़ वैसा है जैसे धन विधेयक है, ठीक है। इसको हम वैसे नॉर्मली बोलते हैं वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक मतलब कुछ ऐसी वित्त से जुड़ी बातें, लेकिन जो धन विधेयक में नहीं है। सिंपल क्या बोलें कि हर धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है, लेकिन हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे ये और ये दोनों ही राष्ट्रपति से पूछ के लाए जाते हैं और दोनों ही लोकसभा में लाए जा सकते हैं, यही याद रखें आप, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आप याद रखें, 117 हो गया, 100 ये, बस इतने ही आर्टिकल अगर आपको याद हैं तो काम आपका चल जाएगा। कई एग्जाम है जिनमें से यही आर्टिकल रिपीट होकर क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं पर से क्वेश्चन बनता है। आप इनको समझ लें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से रिज्यूम करेंगे हमने देखा था अर्हताओं के बारे में और निर्भरताओं के बारे में। अब हम देखते हैं आगे अंतर के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें क्या अंतर है। देखिए, लोकसभा को क्या बोलते हैं हम, जनता का सदन। जनता का सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनता द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जनता का सदन। और ये क्या करता है, प्रतिनिधि, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राज्यों का सदन, राज्यों का सदन, क्योंकि ये क्या होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा जो है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, और इनके जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद
जो लोकसभा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष सामान्यतः, इसका कार्यकाल 6 वर्ष सामान्यतः। इसके वही एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक, इसकी एज मैंने बताया था 25 साल होनी चाहिए सदस्य बनने की, इसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए सदस्य बनने की। इसमें निर्वाचन फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट से होता है, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट वो जीत गया। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये सब हमने पिछली क्लास में भी देखा था, हम बस समता कर रहे हैं या अंतर देखेंगे तो ये क्लियर होना चाहिए। ये तो शुरुआती चीज़ें। अब दोनों में अंतर क्या क्या है यहीं पर देखेंगे, दोनों में अंतर। ये हमने देख लिया कुछ प्रावधान जो जरूरी थे। अब हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। अंतर, पहला अंतर क्या है, जो धन विधेयक है, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, ये पहला अंतर। दूसरा अंतर, संयुक्त अधिवेशन। इसमें मैंने ये भी बताया कि धन विधेयक कौन बताएगा धन विधेयक है या नहीं, कोई भी बिल, मतलब मनी बिल कौन बताएगा, डिक्लेयर करेगा, तो स्पीकर करते हैं लोकसभा के, ठीक है। और जब वो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसको मुश्किल से 15-20 दिन तक रख सकती है। फिर अगर उसने कुछ नहीं किया या संशोधन राज्यसभा ने किया, उसको लोकसभा ने माना नहीं माना, तो ये सारी पावर इसके पास होती है, फिर हम दोनों सदनों से पारित मान लेते हैं उसको, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है कौन, स्पीकर। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं करते। देखिए, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जॉइंट सेशन बुलाया, उसमें ना लोकसभा के अध्यक्ष आए और ना ही लोकसभा के उपाध्यक्ष आए। नॉर्मली क्या होता है, अगर अध्यक्ष नहीं आए तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर लेते हैं लोकसभा के, मतलब स्पीकर नहीं आए तो डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता कर लेंगे। अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर भी नहीं है तब कौन अध्यक्षता करता है, तो याद रखेंगे राज्यसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, ना ही अध्यक्ष। क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर तो होते नहीं है। तो क्या होता है, उपराष्ट्रपति के नीचे जो उपाध्यक्ष होते हैं या उपसभापति होते हैं, वही क्या होते हैं, जॉइंट सेशन के अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतर क्या है, धन विधेयक हमने देखा, संयुक्त अधिवेशन हमने देखा। उसके बाद जो विश्वास मत है या अविश्वास प्रस्ताव कह लो, अविश्वास प्रस्ताव, ये केवल और केवल किस में लाया जा सकता है, लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। जैसे सरकार बनाना गिराना ये सब काम किस में चलता है, इसी में चलता है। लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, ठीक है। मैंने बताया ये नियमित चलती है, ये 5 साल बाद या पहले भी अगर विश्वास मत खो दे सरकार तो गिर जाता है, ये इसका जो व्यवस्था है वो हट जाती है, फिर नए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, अगर कोई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, अखिल भारतीय सेवा मतलब जैसे IAS है, IPS है, IFS है, ऐसी कोई सेवा बनानी हो तो ये नहीं बना सकता, मतलब ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा ये नहीं बना सकता। कौन बनाता है, राज्यसभा बनाती है। मतलब अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए कोई भी मतलब प्रस्ताव जो होता है कहाँ लाया जा सकता है, राज्यसभा में, ठीक है। इसमें आर्टिकल कौन सा काम करता है, 311, ये हम बाद में देखेंगे, अभी सिंपल याद रखें। उसके बाद अखिल भारतीय सेवा वाला ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति को हटाने वाला बिल होता है जो, वो कहाँ लाया जा सकता है, राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ये कहाँ लाया जा सकता है, केवल और केवल राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ये प्रमुख अंतर हैं। सिंपल आप समझे कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, राज्यसभा कम पावरफुल है।
ये तो हो गए अंतर। अब दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज हर वो चीज है जो इनमें नहीं है। जैसे यदि संविधान संशोधन करना हो तो दोनों सदनों का समान बहुमत चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करना हो तो दोनों सदनों का समान बहुमत चाहिए। मनी बिल या धन विधेयक छोड़ दें तो सारे विधेयक जो होते हैं उनमें दोनों सदनों के पास बराबर शक्ति होती है। यदि लोकसभा राज्यसभा दोनों जॉइंट सेशन ना बुलाया जाए तो लगभग वैसी ही शक्ति है जैसी नॉर्मल रहती है, लेकिन अगर जॉइंट सेशन बुला लिया, संयुक्त अधिवेशन बुला लिया, तो लोकसभा उसमें पावरफुल हो जाती है क्योंकि उसके सदस्य ज़्यादा है। ठीक है, बस इतना अंतर आप याद रखें। इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट में बनते हैं कि अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर कुछ स्टेटमेंट्स बनेंगी, फिर पहला कथन सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही या सभी सही, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आप याद रखें ये प्रमुख अंतर हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं सदन में रिक्तता। रिक्तता, कोई सीट सदन की कैसे खाली हो जाती है या कोई मेंबर किस प्रकार से खाली हो जाएगा मेंबर इसमें इलेक्शन में, वो सारी व्यवस्थाएं मैंने आपको बताया कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कोई भी विवाद होता है तो वो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह यदि संसद के किसी भी विधायक संसद के किसी भी जो सांसद है या राज्यों के कोई भी विधायक हैं, उन दोनों से जुड़ा कोई भी इलेक्शन का विवाद होगा तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। ठीक है, ये अंतर याद रखें, पूछा जाता है। अब रिक्तता कैसे होती है? मान लीजिए पहली रिक्तता दोहरी सदस्यता के आधार पर है। दोहरी सदस्यता, ठीक है, डुअल मेंबरशिप। मान लीजिए एक ही समय में कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए भी इलेक्टेड हो गया और लोकसभा के लिए भी इलेक्टेड हो गया, तो दोनों सदनों में एक सदस्य की सदस्यता तो नहीं हो सकती। तो प्रावधान क्या किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि चुन लिया जाए तो उसको 10 दिन में बताना होता है। 10 दिन में बताना होता है कि वो किसका सदस्य बनना चाहता है। यदि उसने 10 दिन में नहीं बताया तो क्या होता है? उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाती है। राज्यसभा की सीट खाली या रिक्त हो जाएगी अगर 10 दिन में नहीं बताया तो। ये पहला है। दूसरा, यदि दूसरे सदन के लिए चुन लिया जाए, दूसरे सदन के लिए चुन लिया जाए, मान लो कोई लोकसभा का व्यक्ति था, मतलब लोकसभा का सदस्य था और राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, तो उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा। तीसरी परिस्थिति मान लीजिए, मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है मैक्सिमम। तो मान लो एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया गया। एक ही सदन में, मान लो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी एक ही सदन में 2 सीटों पर अगर कोई व्यक्ति चुन लिया गया तो उसको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी सीट से आना चाहता है। अगर उसने नहीं बताया तो उसकी दोनों ही सीटें खाली हो जाती हैं। ठीक, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 60 दिन तक बिना बताए गायब हो, बिना बताए मतलब बिना संसद को सूचित किए कोई भी सांसद यदि 60 दिन तक लगातार सदन में नहीं आता तो उसकी सदस्यता चली जाती है। याद रखेंगे कितने दिन तक? 60 दिन तक। फिर कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कोई सदस्य मान लो ऐसा है जिसको खुद ही सदस्यता त्याग नहीं हो तो वो क्या दे देता है? त्याग पत्र दे देता है। त्याग पत्र दे देगा तो भी उसकी सदस्यता खाली हो जाएगी, चली जाएगी। और कई चीज़ें ऐसी है, मान लो वो राष्ट्रपति बन गया या उपराष्ट्रपति बन गया या किसी राज्य का राज्यपाल बन गया, ऐसी परिस्थितियां अगर आई तो भी उसकी सदस्यता चली जाती है, खाली हो जाती है उसकी सीट। हमने देखा है इन सब के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे ये कौन कौन सी परिस्थिति है जब किसी सदस्य की इस सीटें खाली होती हैं। इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं अब
सदन के पीठासीन अधिकारी। पहले हम देखते हैं स्पीकर। यहां पर हम अगर राज्यसभा के लिए बात करें तो सभापति, मेन यही लोग होते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है इसका कार्यकाल नॉर्मली अगर सरकार गिर भी जाए तो भी ये जो पद है ये हमेशा बना रहता है जब तक नई सरकार ना बन जाए और इलेक्शन वगैरह ना हो जाए। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है या स्पीकर है इसका कार्यकाल लगभग जब तक लोकसभा चलती है तब तक रहता है, लेकिन नई लोकसभा के चुने जाने की पहली बैठक तक ये अपना पद बनाए रखता है। मान लो कोई इलेक्शन हुआ तो पहली जो बैठक होती है उसमें राष्ट्रपति एक बनाते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर या इसको बोला जाता है सामयिक अध्यक्ष। सामयिक मतलब कुछ समय के लिए बनने वाला अध्यक्ष। इसके लिए राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति ही इलेक्ट करवाएंगे, ये सब राष्ट्रपति करवाते हैं। ठीक है, पहली बैठक नई लोकसभा की हुई तो अभी किसी मेंबर ने सदस्यता शपथ वगैरह कुछ नहीं ली, तो राष्ट्रपति एक आदमी को चुन लेता है उनमें से जो सबसे एजेड नॉर्मली होता है, उसी को चुन लेते हैं और क्या डिसाइड करते हैं कि आप क्या करेंगे, अध्यक्ष वगैरह ये सब इलेक्शन करवाएंगे और सदस्यता शपथ वगैरह दिलवाएंगे। तो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होता है, राष्ट्रपति ही इसको शपथ दिलवाते हैं। फिर ये इन्हीं बाकी लोगों में से किसी एक को क्या करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लेता है और फिर उन्हीं में मतलब उसकी डेट वगैरह राष्ट्रपति बताते हैं कि कब अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो सब करवाते हैं और फिर एक अध्यक्ष के रूप में व्यक्ति चुन लिया जाता है पूरे सदन के द्वारा। ठीक है, बाकी सदस्यता वगैरह सबकी उसकी शपथ लोगों सांसदों की ये सब जब दिलवा ली जाती है तो ये प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है, याद रखें सांविधिक अध्यक्ष क्या होता है और अध्यक्ष क्या होता है, अंतर है दोनों में। अब अध्यक्ष चुन लिया गया तो अध्यक्ष जब चुन लिया गया तो ये क्या होता है, मुखिया होता है, मुखिया होता है पूरे सदन का। ठीक है, सदन में जो भी कार्यवाहियाँ चलती हैं, जो भी नियम कानून वगैरह जो भी सदन के लागू होते हैं उन सबको कौन इम्प्लीमेंट करवाता है, स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर। फिर इसकी शक्तियाँ मैंने अभी बताई, दल बदल के आधार पर कोई भी मुद्दा हो तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा में क्या करता है, डिसाइड करता है कि सदस्यता रहेगी या जाएगी। दूसरा, धन विधेयक कोई भी है तो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है। जॉइंट सेशन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर करता है। ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी। फिर उसके बाद ये क्या देता है, निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिसमें 50-50 हो गया, पक्ष वाले विपक्ष वाले दोनों बराबर सी स्थिति में आ गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिसको इसने मत दिया, मतलब स्पीकर ने जिसकी तरफ वोट दिया वो विजयी घोषित हो जाता है। सामान्यतः ये मत में हिस्सा नहीं लेता, मतदान नहीं करता, केवल तभी करता है जब बराबर की स्थिति या बैलेंस स्थिति आ जाए। ठीक है, उसके बाद जो संसद की परंपरा है, कार्य जो संसद के नियम है, दोनों सदनों के अपने अपने नियम होते हैं, उनसे और कुछ संविधान की कुछ प्रावधानों से ये क्या करता है, अपनी शक्तियां लेता है। तो शक्तियां 3 जगह से आती है, एक तो नियम से, फिर संविधान से, कुछ परंपराओं से। फिर जो ये स्पीकर है इसके लिए जो प्रावधान है, इसके जो वरीयता क्रम है वो CJI के बराबर इसको रखा गया है। मतलब बहुत ऊंची पोस्ट मानी जाती है, अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, इसका जो क्रम है वो बहुत उच्च लेवल का रखा गया है। CJI लगभग 7वें क्रम पे आते हैं तो उनके साथ ही स्पीकर भी 7वें क्रम पर ही आते हैं। ठीक है, फिर इनको स्वतंत्र बनाने के लिए और जितना भी प्रावधान मतलब सरकार के इन्फ्लुएंस में ना आए या इन पर दबाव ना बनाए जा सकते, ऐसी कुछ भी चीज़ें जब होती हैं तो इसका वेतन, भत्ता, ये सब तो निर्धारित तो करती है संसद, लेकिन दिया किस में से जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की संचित निधि से, जिसमें नॉर्मली आप कटौती नहीं कर सकते जब तक इमरजेंसी ना लगी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल, तब तक नॉर्मली सिचुएशन बनी रहती। उसके बाद क्या है, जो ये लोकसभा के अध्यक्ष, ये 3 मुख्य समितियां होती हैं जिनके अध्यक्ष होते हैं। कार्य सलाहकार समिति, सलाहकार समिति,
नियम समिति और कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, इन 3 समितियों के ये अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, किन किन समितियों के ये अध्यक्ष होते हैं। फिर उसके बाद सदन में जो कोरम होता है, कोरम मतलब गणपूर्ति। कोरम मतलब देखिए सिंपल, अगर लोकसभा की बात हो रही है तो कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है कोरम। अगर वो आए हैं तो ये सदन को जारी रखवाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई मान लो स्कूल है, स्कूल में मान लो बारिश वारिश हो गई तो 2-3 बच्चे आए, तो टीचर क्या होता है उस दिन काम वाम नहीं देते, पढ़ाते नहीं है ज़्यादा। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि कल फिर वही पढ़ाना है। तो बच्चों को बात सभी को समझ में आनी चाहिए। 2-3 होते तो नहीं पढ़ाते। ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए सदस्य कम आए हैं किसी दिन, तो अध्यक्ष के ऊपर पावर होती है कि वो उसमें स्थगित कर दे सदन की बैठक, या फिर क्या कर दे, कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर पूरा अधिकार उसको मिलता है। तो कोरम के लिए क्या व्यवस्था है कि सदन का 10वां हिस्सा अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। 10वां हिस्सा मतलब 550 में जैसे लोकसभा है तो कम से कम कितने व्यक्ति आने चाहिए? 55। ये लोकसभा के लिए। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, तो 250 का 10% लगभग 25 सदस्य राज्यसभा में हो तो कार्य होगा, और लोकसभा में 55 हो तो कार्य होगा। इसको क्या बोलते हैं? कोरम। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, गणपूर्ति क्या होती है, कोरम क्या होता है। उसके बाद जो स्पीकर है, ये किसी सदन के व्यक्ति को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। उसको बोलने की समय अवधि जो होती है वो सब डिसाइड करता है। मतलब सब कुछ ऐसा, जो जैसे आप संसद देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कितने समय का कौन बोलेगा, वो सब कौन डिसाइड करता है? यही डिसाइड करते हैं। ये मेन इनकी पावर है। ठीक है, और इनको अगर हटाना होता है तब क्या सिचुएशन होती है? मान लीजिए कोई प्रस्ताव पहले तो अगर इनको हटाने के लिए लाना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको कम से कम 50 सदस्यों का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए कि हाँ हम हटाना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद हटाने के लिए क्या होता है? जितने मेंबर उस समय उपस्थित हैं सदन में, वो टोटल का 50% का एक अधिक, मतलब 50 से एक ज़्यादा अगर वोट करते हैं तब इनको हटाया जा सकता है। लेकिन 14 दिन का पहले आप नोटिस इनको देंगे। ठीक है, नोटिस देने के बाद ही हटाया जा सकता है। उसके बाद क्या है? यदि हटाने का कोई मुद्दा इन पर लग रखा है या हटाने का प्रावधान अभी चल रहा है और सदन की बैठक हो रही है, तो उस समय क्या होता है? ये निर्णायक मत नहीं देते। मतलब उस समय ये अध्यक्ष वाला काम तो नहीं करते, लेकिन सदन के सदस्य तो हैं, तो क्या करते हैं? वोटिंग में हिस्सा लेंगे, भाषण देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं करेंगे जिसको बोलते हैं निर्णायक मत। मतलब दोनों की सिचुएशन अगर बराबर हो गई तो इसमें निर्णायक भूमिका नहीं निभाते। ठीक है, ये याद रखेंगे। यही बातें लोकसभा के अध्यक्ष की इम्पोर्टेंट है, और यही सारी बातें किस पे इम्प्लीमेंट होती हैं? राज्यसभा पर। बस कुछ चीज़ें हटाकर, जैसे राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हम बोलते हैं चेयरमैन, जो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। हमने ये देखा, ये सदन के सदस्य नहीं होते। ठीक है, याद रखना ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कि उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य होता है तो नहीं होता। ठीक है, फिर मुखिया तो ये भी हैं अपने सदन के। ठीक है, वो पावर जो लोकसभा पे है इन पे नहीं है, वो अभी हमने अंतर में सब देख लिया अच्छे से। ठीक, फिर इनके लिए भी वही प्रावधान है जैसे इनके लिए, स्पीकर के लिए। तो ये भी वही सब करते हैं, जैसे सदन में निर्णायक मत देंगे, नॉर्मल में वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इनको भी हटाने का कुछ भी प्रावधान होगा तो 14 दिन पहले नोटिस लाया जाएगा, फिर प्रभावी बहुमत से इनको क्या होगा? हटाया जाएगा। इनकी भी जो सैलरी आती है वो सब कहाँ से आती है? भारत की संचित निधि से आती है। ये भी अपने सदन के जो कमेटियाँ होती हैं, जैसे लोकसभा की जो समितियाँ होती हैं, उनमें लोकसभा के अध्यक्ष सारे अध्यक्षों को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, ये भी राज्यसभा की जितनी भी कमेटियां हैं, समितियां हैं, उनके जो हेड होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, उनको क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें लगभग एकदम सेम टू सेम है, बस क्रम इनका ज़्यादा है। लोकसभा के जो सभापति होते हैं, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं, तो वो दूसरे नंबर पर आते हैं, ये CGI के साथ 7वें नंबर पे आते हैं। थोड़ा सा क्रम ऊपर नीचे है, बाकी पावर स्पीकर में सबसे ज़्यादा है और सभापति में सबसे कम है। मेनली 2 चीज़ों के लिए, एक धन विधेयक के लिए और दूसरा
जॉइंट सेशन के लिए। मेनली दो ही सबसे पावरफुल चीज़ें अलग अलग करती हैं दोनों को। ठीक, ये अंतर आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सदन में प्रस्ताव। कौन कौन से प्रोविजंस लाए जाते हैं सदन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, इनमें से क्वेश्चन कई बार बना है। सदन में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव होता है उसको हम बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव। देखिए क्या है, हमने जो अनुच्छेद देखा है 75, अनुच्छेद 75 का क्लॉज जो 3 है वो बोलता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी, ठीक है, या उत्तरदायी होगी। ठीक, अब अगर मान लीजिए कोई मंत्रिपरिषद के खिलाफ क्या हो, या किसी सदस्य सरकार जो मंत्री है उसके खिलाफ क्या हो प्रस्ताव ले आए, या पूरी सरकार के ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए, तो क्या होगा, पहली चीज केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, याद रखेंगे, और फिर लाने के लिए 50 लोगों का समर्थन होना, मतलब 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए कम से कम। ठीक है, ये दो चीजें याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर अगर मान लीजिए ये प्रस्ताव पारित हो गया, वैसे संभावना तो नहीं होती पारित होने की, लेकिन मान लीजिए अगर हो गया तो क्या होगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है, क्योंकि हमने देखा है लोकसभा में किसका होता है शासन, बहुमत का शासन होता है। तो अगर सरकार के पास बहुमत ही नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनसे इस्तीफा मांग लेते हैं, तो सरकार गिर जाती है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसी के मतलब अपनी पावर दिखाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए जो सरकार है वो लेकर आती है कॉन्फिडेंस मोशन। तो क्या हुआ अंतर, नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्ष, और कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, सरकार या पक्ष। ठीक है, दूसरा है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव के अंदर क्या चीजें हैं, जो संसद के विशेषाधिकारों का हनन करे, विशेषाधिकारों का हनन करे। ठीक है, मान लीजिए कोई संसद की अवहेलना करता हो, संसद के नियम वगैरह ना मानता हो, या कुछ भी ऐसा जो संसद के मर्यादा के खिलाफ हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक, ये मंत्री के खिलाफ भी ला सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के खिलाफ भी ला सकते हैं, ये सब चीजें। उसके बाद एक है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, हर सत्र की पहली बैठक और नई लोकसभा की पहली बैठक, इन सब में क्या होता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद जो सरकार है उसकी सारी नीतियों को अच्छे से बताते हैं। तो उन सब के लिए जब राष्ट्रपति भाषण दे देते हैं तो क्या होता है, एक प्रस्ताव पारित करवाती है सदन, तो उसको क्या बोलते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, इसको भी पारित होना जनरली मानते हैं कि हाँ पारित होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ इसका मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, और जैसे ही बहुमत नहीं होगा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ले आएगा, तो इसमें संभावना होती है कि सरकार गिर जाए, इसमें 100% मान लिया जाता है कि सरकार गिर जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये 3 प्रस्ताव मेन हो गए। फिर स्थगन प्रस्ताव, इसको प्रस्ताव नहीं कहते, सॉरी, ये तो अध्यक्ष के ऊपर है। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव हो गया, धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव हो गया। एक प्रस्ताव और लाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव क्या है, जैसे कोई राष्ट्र हित का मुद्दा हो, राष्ट्र हित का मुद्दा, पहली चीज तो ये होनी चाहिए, जिस पर पहले कभी बहस ना हुई हो, ऐसी चीज। उसके बाद इसको लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव
कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हो और फिर कोई पहले इसके बारे में ना बात हुई हो, डिबेट ना हुई हो, नेशनल इंटरेस्ट का कोई मुद्दा हो, तो क्या होता है सारी बैठकें बंद करके क्या होता है इस पर डिबेट होती है। लगभग 2.5 घंटे इस पर काम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं 2.5 घंटे का चर्चा वाला विधेयक। मिनिमम 2.5 घंटे तो बहस होगी ही होगी। और फिर इसमें जब ये हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो ये कंट्रोल करती है विधायिका कार्यपालिका को, मेन यही हथियार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, ये प्रमुख प्रस्ताव हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखें। धन्यवाद प्रस्ताव वगैरह, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, इनको याद रखें। ठीक, कौन से सदन में क्या लाया जा सकता है, तो ये जो है इनमें केवल इसको याद रखें। ठीक है, ये केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बाकी ये सब किसी में भी लाए जा सकते हैं। ठीक है, ये मंत्री भी ला सकता है, गैर मंत्री भी ला सकता है। उसके बाद हम देखते हैं संसद का सत्र देखते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं। एक को हम बोलते हैं बजट सत्र, एक को हम बोलते हैं मानसून सत्र, और एक को हम बोलते हैं शीतकालीन सत्र। ठीक है, जो बजट सत्र होता है संसद का सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, संसद का सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र 1 फरवरी से शुरू होता है और मई तक चलता है। ठीक है, फिर संसद का दूसरा सत्र लगभग जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक चलता है। संसद का तीसरा सत्र लगभग नवंबर अक्टूबर के आसपास शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। ठीक, देखिए संविधान में व्यवस्था है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में जो अवधि है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साल में 3 के 3 सत्र करवाना अनिवार्य है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो यूपीएससी के भी और स्टेट पीसीएस के भी कई सारे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन डायरेक्ट है कि संविधान में संसद के 3 सत्र की व्यवस्था की गई है, तो बिल्कुल नहीं की गई है। 3 सत्र हो तो नॉर्मल सिचुएशन मानी जाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं। अनिवार्य क्या है, 2 सदनों के बीच में 6 महीने जो सत्र है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बजट और इन सब का ये जो सत्र है, पहली चीज़ है सत्र आहूत करना। ये हमने पहले भी देखा है, सत्र आहूत करना या बुलाना कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। दूसरी चीज़ होती है सत्रावसान। सत्रावसान ये भी कौन करता है, राष्ट्रपति। इन सब के लिए प्रधानमंत्री इनको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो एक सदन की व्यवस्था होती है उसमें होता है स्थगन। स्थगन क्या होता है, जैसे मान लो आज अध्यक्ष ने बैठक की, बोल दिया, भाषणबाजी हो गई, सारे कानून वानून लाए, बिल हो गया, वो सब पास हो गया। अब क्या होगा, सदन स्थगित किया जाएगा। ये 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन या 1 महीना, ऐसे करके कितने भी दिन तक ये क्या होता है, मतलब 1 दिन, 15 दिन, नॉर्मली 10-12 दिन, इससे ज़्यादा नहीं करते। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो क्या बोल देते हैं, अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन को क्या बोलते हैं, जब अध्यक्ष अगली डेट ही ना बताए कि अगली बैठक कब होगी, तो उसको बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। नॉर्मली स्थगन क्या होता है, एक बैठक का खत्म हो जाना, फिर अगली बैठक का शुरू हो जाना। और तीसरा शब्द आता है विघटन। विघटन अभी अभी हमने देखा, या तो संसद का 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का पूरा हो जाए तो क्या हो जाता है, लोकसभा विघटित हो जाती है। राज्यसभा विघटित नहीं होती है, याद रखेंगे। लोकसभा विघटित हो गई अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। फिर मान लीजिए अगर आपातकाल लगा हुआ है राष्ट्रीय, तो 5 साल के बाद भी उसको मान लो अगर बढ़ाई हुई थी उसकी समय अवधि, वो समय अवधि खत्म हो जाए तो विघटित हो जाती है। या सरकार अल्पमत में आ जाए तो भी विघटित हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे ये तीनों चीज़ें, याद रखेंगे। जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो उस समय क्या होता है, जो प्रस्ताव लेकर आए या कानून विधेयक कुछ भी लेकर आए होते हैं उसमें कई चेंज आते हैं। तो कई ऐसे विधेयक होते हैं जो खत्म हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। उनसे लेकर प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन बने। देखिए कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव या विधेयक हैं जो समाप्त होते हैं,
जब कोई लोकसभा विघटित होती है। तो पहली चीज, यदि कोई विधेयक लोकसभा में हो विचाराधीन, चाहे राज्यसभा ने पारित करके भेजा हो या लोकसभा में अभी वो शुरू हुआ हो, ऐसा कोई भी विधेयक या प्रस्ताव होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक। दूसरा, यदि लोकसभा से पारित और राज्यसभा में विचाराधीन हो तो ऐसा भी प्रस्ताव या विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है। जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा तो ये तो पुरानी वाली होगी, अब नई लोकसभा आएगी, तो नई लोकसभा जब आएगी तो वो अपना बिल हो सकता है चेंज कर दे या फिर एज इट इज पारित कर दे, तो ये उसके लिए होता है। इसलिए ये दोनों ही जो होते हैं विधेयक, ये क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है। कौन से समाप्त नहीं होते, मतलब इसको इस तरह मैं लिख देता हूं, समाप्त नहीं होते, मतलब ऐसे विघटन के समय कौन से विधेयक समाप्त नहीं होंगे। तो पहला, ऐसा विधेयक जो अभी क्या है, पास हो चुका है दोनों सदनों से और राष्ट्रपति के पास गया है, मतलब दोनों सदनों से पारित, राष्ट्रपति के पास, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए कोई विधेयक यदि है, दोनों सदनों से पारित है, तो ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होता। दूसरी चीज, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में शुरू हुआ है, मतलब राज्यसभा में अभी उसको लाया गया है, लोकसभा से ना वो पारित हुआ है और ना ही लोकसभा में विचाराधीन के लिए गया है, मतलब राज्यसभा में विचाराधीन। ठीक है, ये याद रखेंगे। और तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, यदि संसद का विघटन नहीं हुआ हो और राष्ट्रपति ने उससे पहले ही ज्वाइंट सेशन बुला लिया हो या संयुक्त अधिवेशन बुला लिया हो, तो ये भी प्रावधान है कि ये बिल समाप्त नहीं होगा। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया हो विघटन से पहले। ठीक है, अगर ऐसी व्यवस्था की गई है तो भी वो विधेयक क्या होता है, समाप्त नहीं होता। ये याद रखेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन कौन से विधेयक समाप्त होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। अब एक लास्ट देख लेते हैं आज की क्लास में कि संसद के स्थगन और सत्रावसान में अंतर क्या होता है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी लेकर क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम, भारत का कोई भी एग्जाम यदि आप देते हैं, अगर वहाँ पॉलिटी आती है तो इससे क्वेश्चन लगभग बनने की संभावना पूरी रहती है। तो स्थगन और सत्रावसान, इनमें क्या अंतर होता है। स्थगन बैठक समाप्त करती है, ये 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए कर सकते हैं। ये पूरा सत्र समाप्त करती है, सत्र समाप्त। ठीक है, जैसे संसद का बजट सत्र चल रहा है तो वो समाप्त हो रहा। ठीक है, इसकी घोषणा, मतलब स्थगन की घोषणा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तीसरा अंतर क्या है, इसमें कोई विधेयक समाप्त नहीं होता या पुनर्विचार के लिए नहीं बुलाया जाता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, दोबारा विधेयक पर पुनर्विचार किया जाता है। सिंपल, उसे दोबारा लाना पड़ता है। ठीक है, ये दोनों मेजर अंतर हैं, इनमें याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं। कल से हम इसमें जो देखेंगे वो संसद की विधायी प्रक्रिया और फिर उसके बाद
लास्ट जो क्लास होगी वो संसद की विशेष वगैरह समिति वगैरह वो सब चीज़ें आएंगी। मतलब अभी 2 क्लास अभी इसमें आएगी और पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसे लगा, अपने कुछ सुझाव हो, सजेशंस हो तो वो दीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी चीज़ ऐसी ना छूटे जिसमें आपका कोई भी लॉस हो या क्वेश्चन जिससे बने और आप ना कर पाएँ। ठीक है, अपना समर्थन दें, सपोर्ट करें। नमस्कार।